सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो नया पवन सीरीज है, इसको देखिए 2024-25 संस्करण लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे मैं पूरा आपको सॉल्व करा रहा हूं और पूरे बहुविकल्पी प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं और 2 से 3 क्लास में आपका जो है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब इससे पहले पवन सीरीज से भी पहले मैंने राजन सीरीज जो है 2025 संस्करण नई वाली वह सॉल्व करा दी है। उसके बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं करा चुका हूं और लघुत्तरीय अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब इसी तरीके से पवन का भी बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले देखिए, आपके सभी विषय इसी तरीके से पढ़ा दिए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी हो तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। अब आपको क्या करना है, अधिक से अधिक इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक यह क्लास जो है पहुंच जाए और सभी लोग आसानी से इस क्लासेस को अटेंड कर पाए। देखिए, प्रश्न वही है सारे जो आपके सीरीज में दिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न क्या एक क्या कह रहा है कि 243 के घाते 3/5 को सरल कीजिए। 243 के घाते 3/5। तो सबसे पहले 243 अगर आपको नहीं पता है 243 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 8 और 1। और अब देखिए अभी भी 3 से कटेगा, तो ये 2 और 7। फिर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9। फिर 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 243 क्या हो गया आपका, 3 का 5 बार गुणा। 243 को 3 का 5 बार गुणा लिख सकते हैं, यानी कि 3 के घाते 5 लिख सकते हैं 243 को। और इसके घात में है 3/5। अब यहाँ पे देखिए 3 के घाते 5 है और उसके घाते 3/5 है, तो कहीं पे अगर a के घाते m होता है और पूरे के घाते n होता है, तो इसको लिखते हैं a के घाते m इंटू n। ये जो होता है ये घात का नियम होता है। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 के घाते 5 गुणे दूसरी जो घात है, घात के ऊपर घात 3/5। अब देखिए यहाँ पे अंश में 5 है, यहाँ हर में 5 है, गुणा है तो कट जाएगा। ये बचेगा 3 के घाते 3। अब 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को खुद से करिए, सॉल्व करके उत्तर आप कमेंट करते रहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 2 है, समीकरण x² + x - 12 बराबर 0 को हल कीजिए। तो x² + x - 12 बराबर 0, इसको यहाँ पे हल करना है। तो सबसे पहले हल करने से पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। वही प्रोसेस पूरा चलता है। तो देखिए अब यहाँ पे a कितना है, 1 है, और c -12, यानी कि a इंटू सी का मान -12 आ रहा है, और यहाँ पे b का मान 1 है। तो b को ऐसे तोड़ना है दो पदों में, गुणा -12 है और जोड़ -1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 4x - 3x - 12 बराबर 0। बस x को हमने, यहाँ 1x था उसको हमने क्या कर दिया, 4x - 3x। तो अब पहले दोनों पदों में x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x - 4। और बाद के दोनों पदों में देखिए यहाँ x आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो x कॉमन नहीं मिलेगा। और दोनों जगह माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, और 3 जो है कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ चुका है, तो प्लस, और 4 गुणे 3 12 होता है, तो यहाँ बच जाएगा 4 बराबर 0। अब देखिए x - 4 जो है आपका दोनों जगह है, तो x - 4 को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बचा है x और यहाँ पे बचा -3, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। ये आपका गुणनखंड आ गया। जो प्लस माइनस में चीजें लिखी थी वह अब देखिए दो पदों के गुणे के रूप में हो गई हैं।
अब हम x धन 4 को बराबर के उधर भेज दें तो हमको मिल जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 बटे x धन 4। तो इसका मान कितना होगा, 0 की बटे कोई संख्या 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3। ठीक, और अगर x माइनस 3 को बराबर के उधर भेज दें तो हमको क्या मिल जाएगा, x धन 4 बराबर 0 या फिर x बराबर -4। धन 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरीके से x के दो मान आपको मिल गए, इस समीकरण के दो हल आपको मिल गए। आपको वो दो वैल्यूज मिल गए जिसके लिए दोनों पक्ष जो है बराबर होंगे। x का मान आप 3 रख के देखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 और धन 3 12, और 12 माइनस 12 कितना होता है, 0। इसी तरीके से -4 रखेंगे तो भी ये 16 हो जाएगा, और 16 और -4 और -12 0। तो इस तरीके से ये दो मान हो गए, आपके हल हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्रॉस चेक भी आप खुद को कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और समझे रहते हैं आप तो सॉल्यूशन तक कहीं ना कहीं आप पहुंचते ही पहुंचते हैं, तो इसलिए सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है, 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155, 163, 169। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको निकालना है। तो माध्यिका निकालने में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जो आंकड़े दिए गए हैं उनको एक क्रम में लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। अब देखिए सभी आंकड़ों को आप यहाँ पे देखिए, सभी आंकड़े सबसे छोटी लंबाई कौन सी है ये हम देखते हैं। तो सबसे छोटा जो हमको दिख रहा है वह दिख रहा है 143, और फिर इसके बाद हमको दिख रहा है 145, 143 के बाद 145 दिख रहा है, 145 के बाद 148 है, 148 लिख लीजिए। 148 के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 151, 153, 152। तो 151 इसके बाद 151 के बाद 152 आ रहा है, तो 151 152 हमने लिख दिया। इसके बाद 153 है, 153 है। अब इसके बाद देखिए इधर सारे खत्म हो गए हैं, ये है 155, 163 और 169। ये हमको क्रम मिल गया, एक बढ़ता हुआ क्रम मिल गया। अब यहाँ पे देखिए 9 विद्यार्थियों का दिया गया है, यहाँ भी संख्या देख लीजिए 3 3 6 3 9, यानी कि 9 आंकड़े हमारे पास हैं। जो n की वैल्यू है वह 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड के केस में जो माध्यिका का फॉर्मूला लगता है वह अलग लगता है। माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, n धन 1 बटे 2 वें पद का मान। अब n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए माध्यिका के फॉर्मूला में। तो 9 और धन 1 बटे 2, यानी कि 9 धन 1 10, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 5वें पद का मान। 5वें पद का मान यहाँ पे आपको रखना है। तो जो क्रम से आपने लगाया है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5वां पद क्या है आपका 152। तो इसी पद का मान, 5वें पद का मान है 152, तो यही 152 आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देख लिया कि जब विषम का केस होता है तो ये फॉर्मूला आपका लगता है माध्यिका का, और यहाँ पे ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए माध्यिका। ये भी 2023 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री को हल कीजिए। 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 1/2 को 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि कोसेक का जो मान होता है वो होता है 2 इंटू साइन 45 1/√2 होता है, माइनस सेक 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका, यहां भी 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है। अब इसके बाद देखिए ये हो गया 4 गुणे 1 यानी कि 4, 4/√2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1/√2 और इंटू नहीं, यहाँ पे है माइनस
4 तो निकल आया, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 1। ये हो जाएगा 4 इन और ब्रैकेट में 1/√2 -1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 इंटू ब्रैकेट में 1/√2 -1। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न क्या 5 है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के प्रत्यय घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। अब एक देखिए 10 सेंटीमीटर ये आपका लंबाई में बेलन है, 10 सेंटीमीटर लंबा आपका बेलन है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 10 सेंटीमीटर लंबा आपका आयत है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि ये भुजा आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बोल रहा है कि आयत को लंबाई के परितः घुमाने पे, तो आयत को लंबाई के परितः आप घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा और कैसे बेलन बनेगा, ये देखिए। आपके सीरीज, जो आपके पास सीरीज है, सीरीज हाथ में ले लीजिए, कोई कॉपी है तो उसको हाथ में ले लीजिए। तरीके से ये आपकी देखिए लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो इस तरीके से जब आयत है आपका, तो जब लंबाई के परितः बोला है तो लंबाई को फिक्स कर दीजिए, लंबाई को किसी एक लंबाई को फिक्स कर दीजिए और इसको घुमाइए। जैसे ये हमने फिक्स कर दिया, जैसे आपके दरवाजे पे कब्जा लगा होता है, इस तरीके से अब घुमाइए। इस तरीके से घुमाएंगे तो ये क्या बेलन का रूप लेगा, ठीक है। इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, बेलन जैसा दरवाजा घूमता है। और लंबाई के परितः घूम रहा है, यानी कि लंबाई आपकी फिक्स हो गई, लंबाई फिक्स हो गई तो ये जो है ये इस तरीके से ये आपका बेलन बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका बेलन बनेगा और इस तरीके से जब बेलन बन जाएगा तो आपका जो हाइट होगा वह 10 सेंटीमीटर होगा और ये त्रिज्या बन जाएगा, ये त्रिज्या बन जाएगा R7। ये समझ गए आप। अब बेलन का आयतन आपसे पूछा है, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई R स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का 2 बार गुणा और हाइट एच। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 और 0 1540 और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको इमेजिन सही करना है, ठीक है। ये मैंने आपको राजन में भी प्रश्न सॉल्व कराया था, अब यहाँ पे भी मैंने करा दिया है, ठीक है। तो जब लंबाई के परितः घुमाने को बोलेगा तो इस तरीके से आपका बेलन बन जाएगा। और कभी अगर बोलता है मोड़ने को, तो मोड़ के ऐसे बनता है और वहां पे चीजें अलग हो जाती हैं। वहां पे जो आपका हाइट और त्रिज्या बनेगा, देखिए मेन यही होता है कि हम जब घुमाएंगे तो जिस तरीके से आप इमेजिन करोगे उसी तरीके से आपका ये हाइट और त्रिज्या जो है वह बदलेगा, उसी तरीके से वो रूप लेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है, 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 हो जाता है आपका, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि कॉट 45 का स्क्वायर, कॉट 45 होता है 1। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 4 गुणे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, ये 0, फिर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि ये 4 आ जाएगा। अब ये देखिए 4 त्रिक 12 और धन 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 4 यानी कि 13 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 9। तो वैल्यू यहाँ पे इसका मान जो आ जाएगा वह 9 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए।
आपका समीकरण है 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। इसको सरल करना है तो देखिए 2 का गुणा -3 में होगा -6, यानी कि -5 को हमको इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पे -6 आए और जोड़ने पे -5 ही आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। देखिए गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो -5x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे आपका बच जाएगा 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, +1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है और यहाँ पे बचा 2x और +1 बराबर 0। ये आपका आ गया इतना समीकरण को गुणनखंड के रूप में आपने कर लिया। अब 2x प्लस 1 को 0 के उधर भेज दीजिए तो x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टे 2x प्लस 1, जिसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख दीजिए 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x का एक मान आपको मिल गया 3। और यहीं से अगर हम x माइनस 3 को बराबर के उधर भेज दें तो कितना मिल जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0 बटे x माइनस 3, जिसका मान कितना होगा 0। तो 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो 2x बराबर हो सकता है -1 और x बराबर हो सकता है -1/2। ये दूसरा मान आपको मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल गई, x का मान 3 मिल गया और x का मान जो है -1/2। ये दो मान, ये भी आपके परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है। 14 मीटर गहरा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च पड़ेगा। 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पे खर्च आपको बताना है। अब देखिए खर्च कितना होता है, जितना अधिक आप काम कराओगे उतना खर्च होगा। अब आप सिंपली सोचो, आयतन में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते हैं, आप जितना गहरा कुआं खुदवाओगे उतना आपको उतने अधिक खर्च पड़ेगा। अब कुएं से क्या निकलता है, मिट्टी निकलता है और मिट्टी और कुएं का आयतन कैसा है, बेलन के आकार का, ठीक है। और बेलन का आयतन हम निकाल सकते हैं, मतलब कि हम मिट्टी का आयतन निकाल सकते हैं। जब हमको मिट्टी का आयतन निकल जाएगा तो प्रति आयतन कितना खर्चा हो रहा है ये हमको पता है। 300 रुपए प्रति घन मीटर कितना खर्च हो रहा है ये हमको पता है घन मीटर के हिसाब से, तो हम निकाल लेंगे खर्च आसानी से। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितना मिट्टी, कितना वॉल्यूम, कितना आयतन मिट्टी निकालना पड़ेगा। तो आप समझिए कि इस तरीके से ये सरफेस पे गड्ढा खोदना शुरू किए और धीरे धीरे इस तरीके से जो है नीचे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, मिट्टी हटाएंगे हटाएंगे। तो ये आपका इस तरीके से ये एक बेलन का रूप ले लेगा। और कितना करना है, देखिए 14 मीटर गहरा, यानी कि इस बेलन की जो गहराई या ऊंचाई हम बोले तो यह है 14 मीटर का, और इसका व्यास जो आपको दिया गया है वह कितना दिया गया है 3 मीटर। तो यहाँ पे आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। 3/2 मीटर ये आपका यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या हमारा हो गया 3/2 मीटर। अब इसके बाद यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम, आयतन। इसका बेलन का आयतन कितना होगा, उतना ही मिट्टी यहाँ से हटाना पड़ेगा, उतना ही खोदना पड़ेगा। ठीक, आप समझिए कि वॉल्यूम इस बेलन का कितना हो जाएगा, तो होता है πr² इंटू h। अब वैल्यूज रख दीजिए 22/7, r की वैल्यू है 3/2, 3/2 गुणे 3/2, ऊंचाई है कितनी 14। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 14 को 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, अब फिर इस 2 से 22 को काटेंगे 11, 3 का गुणा करेंगे 33, फिर 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 99 मीटर क्यूब। ये आपका मान आ जाएगा। इतना आयतन जो होगा इस बेलन का, इतनी मिट्टी हटानी पड़ेगी, ये आप समझ गए। अब इसके बाद खर्च जो आपका हो जाएगा, खर्च आप निकाल लीजिए। खर्च कैसे आएगा, खर्च आपका आएगा आयतन गुणे दर।
आयतन गुणे दर से। ठीक, जितना अधिक आयतन होगा उसमें दर का गुणा कर दीजिए, तो आपका ये आयतन है 99 और गुणे दर कितना है 300, तो ये हो जाएगा 2 जीरो और 3 9 27, हासिल लगा 2, फिर 3 9 27 और 2 29,700 रुपए ये आपका खर्च हो जाएगा यहाँ। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्ग के बारे में बात हो रहा है जिसका क्षेत्रफल एरिया आपको दिया गया है, कितना है 75,625। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग ए स्क्वायर जो कि है 75,625, और आपको निकालना भुजा ही है, वर्ग की भुजा, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 75,625। अब यही मान आपको निकालना है। अब इसका वर्गमूल आप कैसे लेते हैं, यही वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए 75,625 लिख लीजिए और ऊपर लाइन इस तरीके से सामने और ऊपर की तरफ लाइन खींचिए और इधर से 2 का जोड़ा बनाइए, 25 और ये 56 और 7 का अकेले जोड़ा बनेगा। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो लास्ट नंबर सिंगल भी हो सकता है। अब इसके बाद देखिए ये 7 है, पहली संख्या आपको पहला पेयर क्या दिख रहा है, पहला जोड़ा जो है वो अकेले 7 का है। तो अब हम देखेंगे ऐसी संख्या जिसका वर्ग 7 के बराबर या से 7 से छोटा हो। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। हमको बराबर या छोटा चाहिए तो हम 2 लेंगे। अब 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 7 में से 4 घट जाएगा 3। अब यहाँ एक स्थान खाली है 4 के बगल और कम से कम ये 41 बनेगा, नहीं तो 42 43 ऐसे बनेगा। यहाँ पे 1 2 जो भी संख्या आएगी उसमें उतना बार हम जो है ले जाएंगे इसको भाग को। अब देखिए अगला पेयर उतार लीजिए 356। अब यहां हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसका यहाँ पे फिर जिसको रखने पे यहाँ पे जो संख्या बने उसमें उसी संख्या से गुणा करने पे 356 के बराबर या उससे छोटा है। तो देखिए 1 रखेंगे तो 41 बहुत छोटा है, 2 रखेंगे 42 तो 84, 2 से गुणा होगा 42 में 84 आ जाएगा, काफी छोटा है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, हम 7 के लगभग रख सकते हैं। 7 रख के देखिए 7 बार 7 सत्ते 49 के 9, हासिल लगा 4, फिर उसके बाद 7 चौक 28 4 32, ये हो गया 329। 30 समझ लीजिए तो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 27 मिल जाएगा और यहाँ 7 जुड़ जाएगा तो 7 7 14 और 1 यहाँ हासिल आ गया तो हो जाएगा 5 54। ठीक, ये जुड़ गया 54 हो गया। अब ये 27 यहाँ बचा हुआ है, अगला पेड़ उतार लीजिए 25। अब देखिए 500 के बगल यहाँ पे ये 541 42 ऐसे कुछ बनेगा और यहाँ पे है आपका 2725। तो ये कितना लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 बार ले जाते हैं। 5 25 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल लगा 2, फिर 5 25 25 और 2 27। ये देखिए कंप्लीटली जो है ये खत्म हो गया, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है और 275 का ये वर्ग है। तो ए का मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 275 मीटर, जो वर्ग का भुजा हो जाएगा वह हो जाएगा 275 मीटर। तो यहाँ पे इस तरीके से आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, समीकरण 2x + 3y बराबर 12 और 3y बराबर x को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है कि x का मान जो है वह 3y है। दूसरे समीकरण से साफ साफ दिख रहा है कि 3y x के बराबर है, या कह सकते हैं x 3y के बराबर है। तो इस पहले समीकरण में जहां पे x हो वहां पे हम रख सकते हैं 3y। तो 2 × x है तो x की जगह हमने रख दिया यहाँ से 3y और यहाँ पे +3y बराबर 12 है। और ये देखिए 2 का गुणा 3y में होगा तो ये हो जाएगा 6y, 6y धन y बराबर 12 है। तो ये 9y बराबर हो जाएगा 12 और y बराबर कितना हो जाएगा 12/9। 3 से काटेंगे
तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 y का मान आ गया 4/3। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान वहां रख दीजिए, x का मान है 3y। तो 3 गुणे y का मान है 4/3, 3 से 3 कट जाएगा 4। जो x का मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे समीकरण का जो हल हो गया वह x का मान 4 हो गया और y का जो मान हो गया 4/3 हो गया। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, दो सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए दो सिक्के उछाले जा रहे हैं और प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं आपको पता है क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहले सिक्के पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दूसरे सिक्के पे भी हेड या टेल आ सकता है। तो इस तरीके से जब देखते हैं हम घटनाएं, तो पहले पे हेड आते हुए दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे हेड आते हुए दूसरे पे भी हेड आ सकता है, या फिर दूसरे पे पहले पे टेल आते हुए दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर पहले पे टेल आते दूसरे पे भी टेल आ सकता है। तो ये चार घटनाएं घटित होती हैं जब दो सिक्कों को फेंका जाता है। तो जब दो सिक्कों को हवा में उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम जो है यही चारों होते हैं, अर्थात कुल 4 स्थितियां संभव है। और प्रत्येक घटना के घटित होने की अगर हम संभावना देखते हैं तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। अब कुल घटनाओं के बारे में आप सोचिए कि जब एक सिक्का उछाला जा रहा है तो कुल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं। यहाँ पे यही चारों घटनाएं घटित हो रही हैं, तो बटे में 4 हो जाएगा। और प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो प्रत्येक कुल घटनाएं सब में सबके लिए 4 ही रहेंगी। और किसी भी घटना को आप उठाएंगे तो हर घटना के अनुकूल, उस घटना के अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी। आप देखेंगे पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, तो इस घटना के अनुकूल घटना केवल यही एक है, और ये घटना अलग है, ये घटना अलग है, ये घटना अलग है। तो सबके केस में यहाँ पे अनुकूल घटनाओं में 1 लिखा जाएगा। तो 1/4 ये आपका हो जाएगा, प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/4 होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है 2022 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है, कर्णी संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है, वे सभी कर्णी संख्याएं कहलाती हैं। देखिए बहुत अच्छे से परफेक्टली आपको बताया गया है। जैसे √4 जो है ये क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है 2, आपको पता है। तो जहां पे कर्णी का मान आ गया, ये आपका ये कर्णी का मान आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या आ गई। ठीक है, तो कर्णी का मान निकल आया, तब कर्णी नहीं बोलेंगे। जब कर्णी का मान नहीं निकल सकता हो, जब कर्णी का मान, जैसे कर्णी में 2 ही लिखा हो, √2, तो इसका एग्जैक्ट मान नहीं आता है। इसका मान आपको पता है 1.41 ऐसे, मतलब कुछ ये इस तरीके से आता रहता है। और इसको आप p/q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी कर्णी में लिखा हो, कर्णी में 16/25, तो इसका मान कितना आ जाता है 4/5, जो कि p/q के रूप में है। लेकिन अगर यहीं पे नहीं आता है मान, जैसे कर्णी में क्यूब रूट में 4 अगर यहीं लिखा हो, तो इसका भी एग्जैक्ट मान आपको नहीं मिलेगा, दशमलव में ही मिलेगा, और p/q के रूप में आप व्यक्त नहीं कर पाओगे। तो इन सब को कर्णी में 4, कर्णी में 2, कर्णी में 5, ये सब क्या होंगे, आपके सभी कर्णी संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से कर्णी संख्याएं ये सारी हैं आपकी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है, 5 के घाते 5 भागा, भाग का मतलब होता है बटा, 5 के घाते 3। अब यहाँ पे आपको पता है, घातों का नियम पता है। जैसे अगर x के घाते, या यहीं पे a के घाते m हो और बटे में a के घाते n हो, तो ये हो जाएगा आपका a के घाते m-n। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो बटे में है वो आकर के ऊपर जो होता है वह नेगेटिव में
इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 5 के घाते 5 माइनस 3 यानी कि 5 के घाते 2, जिसका मान कितना हो जाएगा 25। 5 दूनी 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 14, 29 के घाते 3 तथा 26 के घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। 29 के घाते 3 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? 29 के घाते 3 या तो 29 का 3 बार आप गुणा कर लीजिए, ये कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं यहीं पे a माइनस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। 29 को हम लोग लिख सकते हैं 30 माइनस a का होल क्यूब। तो अब देखिए 30 का क्यूब कर लीजिए और माइनस 1 का क्यूब कर लीजिए और माइनस 3, a है आपका 30, b है आपका 1 और फिर a माइनस बी यानी कि 30 माइनस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 3 जीरो 27,000 माइनस 1 माइनस ये 90 का गुणा हो रहा है 29 में। अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 27,000 माइनस, अब देखिए 29 में आप गुणा कर लीजिए, ये 9 नवा 81 के 8 और 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 और 1 शून्य। अब ये हो जाएगा आपका 27,000 माइनस ये 1 जुड़ जाएगा उसमें, नेगेटिव में नेगेटिव। अब इसके बाद घटा लीजिए तो यहाँ पे 27,000 में से हम घटा रहे हैं 2600, 2611। तो अब घटाइए, यहाँ पे देखिए 2000 3000 सीधे सीधे घटा दीजिए तो कितना आपका आएगा, ये 3000 घटाएंगे तो 24,000 बचा और फिर 611 और घटाना है, मतलब कि तो यहाँ पे 611 घट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे आपका 389 तो ये जाएगा 24,389, 24,389 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, और चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे 26 के घाते 3 लिखा है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 26 गुणे 26 गुणे 26, ठीक है। तो ये भी गलत नहीं होगा, ये हमने फॉर्मूला लगा के किया है, ये ऐसे कर लीजिए। तो 26 गुणे 26 करेंगे तो 6 36 के 6 हाथ से लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। अब इसके बाद देखिए 6 दूनी 12, 2 हाथ से लगा 1, फिर 2 दूनी 4, 1 5, तो ये 6 और 7 और 6 676। अब इसी 676 में गुणा कर लीजिए फिर से 26 का, तो 6 36 के 6 हाथ से लगा 3 और 6 7 42 और 3 45 की 5 हाथ से लगा 4 और 36 और 4 40 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 12 और 14 1 15 और 12 1 13, ये हो गया आपका। तो 6 7 5 7 1 17,576 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों मान जो आपको निकालने थे 29 का क्यूब और 26 का क्यूब, तो चाहे जो मेथड, इसीलिए दोनों मैंने आपको बता दिया है, जो आपको समझ में आए फॉर्मूले से या फिर मैनुअली। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 125 को आधार 5 के घातांकी संकेतन में किस प्रकार लिखा जाए। 125 को आधार 5 के घातांकी संकेतन पे, यानी 125 को आपको 5 के घाते n इस रूप में लिखना है। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को आपको पता है 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5 के घाते 3, जहां पे 5 जो हो जाएगा आपका आधार और 3 घात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं
अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 16, 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 14 का 6 बार गुणा है तो 14 के घाते 6, यही इसका घात के रूप में हम व्यक्त कर देंगे, जहां 14 आधार है और 6 घात है, मतलब ये बता रहा कि 14 का 6 बार गुणा हो रहा है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 17 है, करणी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो करणी का प्रतीक चिन्ह इस तरीके से करणी और करणी की घात ये n बताता है। ठीक है, तो ये होता है आपका करणी चिन्ह। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी आपकी संख्या क्या होगी, 1 के आगे 5 जीरो लिख दीजिए, ये आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब आपको क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे पता करना है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो वह निकालने के लिए आप यहीं पे वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो जोड़ा लगा लीजिए। इस तरीके से ये जोड़े बन गए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पहला जो आपका पेयर है वह क्या है, 10 है। तो 10 में आप ऐसी संख्या से यहाँ पे भाग देंगे जिसका जो वर्ग है 10 के बराबर या 10 से छोटा आता हो। तो 10 के बराबर नहीं आता है, छोटा 3 आता है, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 9 घट जाएगा 10 में से तो 1 रह जाएगा। अगला पेयर उतर जाएगा 100 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 61 और यहाँ पे बचेगा 9 और 3 39 बच जाएगा। अब इसके बाद एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये 62 हो जाएगा। अगला पेयर उतर जाएगा 3900 हो जाएगा और ये 6 36 होता है, तो कम से कम 6 बार तो जाएगा ही, तो ये 626 6 बार। अब देखिए 6 बार जाएगा तो 6 36 के 6 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 6 36 और 1 37। ये देखिए ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 और ये 1, 144 यहाँ पे शेष आ रहा है। यानी कि 144 अगर ये ना होता, 144 अगर ये संख्या कम होती तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होती, लेकिन इसमें से एक भी आप घटाओगे तो आप किस पे पहुंच जाओगे, 5 अंकों की संख्या पे, जबकि हमको चाहिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए 316 का स्क्वायर हमको पता चल गया क्या है, इसमें से आप घटा लीजिए 1 लाख में से 144, तो ये हो जाएगा 99,856। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 316 का वर्ग। अब इसके बाद अगली संख्या 316 के बाद जो होगी 317, इसका जो वर्ग होगा वह होगा आपका 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। तो 317 का वर्ग आप निकाल लीजिए, 317 गुणे 317 कर लीजिए, 317 गुणे 317, 7 7 49 हासिल 4 और यहाँ 1 और 3 21 और 1 22, ये 7 और 1 और 3 और यहाँ पे 7 त्रिक 21 हासिल लगा 2 और 3 और 2 5 और 9, जोड़िए तो 9 8 4 और ये 10 और 10, ये हो जाएगा 1 2 0 और 4 8 9, यानी कि 1,04,89। ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो कि पूर्ण वर्ग होगी 6 अंकों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि जब 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हमको निकालना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिया, उसमें हमने देखा पूर्ण वर्ग यह किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो हमको पता चला कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें 144 अगर नहीं होता, 144 कम होता तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती, लेकिन 144 कम जब करेंगे तो 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलेगी, जो कि सबसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन हमको चाहिए 6 अंकों की छोटी से छोटी, तो 316 का ये था आपका
और अगली संख्या होती है 317। तो 317 का वर्ग करके हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 1,04,89। तो वही हमारा हो जाएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 289 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है, तो ये होता है 17। ठीक, 17 गुणे 17 289 होता है, तो 17 हो जाएगा इसका वर्गमूल, जिसमें जो है आपके 2 अंक हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है या किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के समान खंडों के जोड़े बनने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाने के लिए किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं और उसमें गुणनखंडों में समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद अगर कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ये तो जो आप अभाज्य गुणनखंड मेथड है आपका, उसके हिसाब से यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है कि जब हम संख्या जो भी संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें और अगर सबका पेयर बन रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अगर नहीं बन रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21 है, क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 27,000 को चेक करना है पूर्ण घन संख्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, और इस 3 शून्य को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेयर बन रहा है तो आसानी से कह सकते हैं कि हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से इसको आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो देखिए यहीं से आप देखिए आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 का क्यूब करिए आपको कितना मिलता है 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है यहाँ पे 1। ये सब आपकी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो ये 1 जो है सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे आप समझ गए, 1 सबसे छोटी संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। 3 सिक्कों को एक साथ जब उछाला जाता है तो 2 के घाते n घटनाएं, n क्या है सिक्कों की संख्या, तो 2 के घाते 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो 3 लिखेंगे, 2 के घाते 3 यानी कि 8। ठीक, ये होती हैं आपकी संभावित घटनाएं जो हैं, वो कुल 8 घटित हो सकती हैं। और अगर आप लिखना चाहें तो देखिए 3 सिक्के हैं इस तरीके से, अब पहले पे हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी हेड या टेल आ सकता है, तीसरे पे भी हेड या टेल आ सकता है। अब हम मान लेते हैं कि पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है, तीसरे पे भी टेल आ सकता है, और पहले पे अगर हेड आ रहा है तो दूसरे पे ऐसा हो सकता है कि हेड ही आ जाए, और तीसरे पे ऐसा हो कि टेल आ जाए, और फिर या तो ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आ रहा हो तो दूसरे पे हमारा टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड आ रहा हो तो बाकी दोनों पे भी हेड आ जाए। तो ये इतना आप समझ गए। अब अगर मान लेते हैं पहले सिक्के पे टेल आ रहा हो तो बाकी दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि पहले पे आपका टेल आ रहा है और दूसरे पे भी टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। और पहले पे टेल आ रहा हो, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। या पहले टेल आ रहा हो और बाकी दोनों पे भी टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये 8 घटनाएं जो हैं वह घटित हो सकती हैं, और सभी अलग अलग घटनाएं हैं, ये देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई और घटना घटित नहीं होती है जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। तो यहाँ पे आप चीजें समझ गए होंगे
कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ तक हम रखते हैं आज की क्लास में। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। कैसी लगी यह क्लास आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए, और कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिए। उस पे आप लोग खुद भी डिस्कस कर सकते हैं और मैं तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो अब देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। जो आपके खास मित्र हैं उनको जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसी तरीके से पढ़ाई कर पाए कम समय में अच्छे ढंग से। और अगर आप चाहते हैं कि आप सच में कम समय में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अच्छे से पढ़ लें और आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हों, तो नीचे अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करिए, वहां से पढ़िए। वहां से आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतर होगी। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पढ़िए, चैनल पे पढ़िए। यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब से भी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आपका ऐप से पढ़ाई करिए। अब आगे के प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।